वेलकम टू वीएन क्लास। वीएन क्लास में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पेपर आपको पूछे जाते हैं। तो इसका आपने पार्ट 5 जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो पे किया था। ठीक है, उसमें आपके 25 क्वेश्चंस थे। उसके बाद से आपके 25 क्वेश्चन ये पार्ट 6 में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट 6 में जो है आपका 25 से 50 तक के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम पेपर में आपके पूछे ही जाते हैं। तो पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन ऐसे जो है आपका जो टाइप है इन क्वेश्चंस का, जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा पार्ट 5 में, तो उसमें भी आपको जो 25 क्वेश्चन है उस तरीके का पैटर्न, और उसके बाद से जो है आपका ये पार्ट 6 में जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पैटर्न यही है आपका एग्ज़ाम का, बट जो क्वेश्चंस है ये नहीं बोलेंगे कि सेम क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इनमें क्वेश्चन जो है आपके वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होते हैं आपके, और सेम जो है आपका पैटर्न सेम रहता है। इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आते हैं। पजल जो है ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पजल के क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, लेकिन आपको जो है बाकी भी टॉपिक है आपके पजल के अलावा। सिलॉग्स है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। ठीक है, और आपका जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट के वेज पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी जाती हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में तो आपको सॉल्यूशन भी उस तरीके से देखना है। और आप देखें सबसे पहले तो कि जैसा हमारा पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो आप इस तरीके की वीडियोस निकालें और उनको पॉज कर करके सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब तक आप जो है खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपने देख देख कर सॉल्व कर लिया पजल जिसमें, तो ठीक है, पजल आपने देख देख के सॉल्व किया, आपको कुछ भी नहीं आएगा पजल के क्वेश्चंस में। ओके, तो आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, और इन क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना ही करना है। ओके, आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इसमें देखें आप, एक पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है, और पजल के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि देयर आर 5 बैट्समैन अरुण, भूपेश, चिराग, देवेंद्र एंड ईरान हु हैव स्कोर्ड कितना है इसका, स्कोर द नंबर ऑफ सेंचुरीज। ठीक है, एंड हैव टेकन द डिफरेंट नंबर ऑफ इनिंग्स वाइल ईच बैट्समैन हैज अ डिफरेंट टोटल स्कोर। इसमें आपको टोटल स्कोर, इनिंग्स और सेंचुरी ये तीनों निकालना है। ठीक है, तो आपको जो है इसके ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बनाना है। सबसे पहले इसका अपन ने टाइप समझ लिया कि क्या क्या हमको निकालना है। ठीक है, 5 आपके बैट्समैन दिए हुए हैं, ये देखें आप, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बैट्समैन हैं आपके। तो इसमें आपको किस तरीके से निकालना है आप ये देखते चलें। सबसे पहले आपको टोटल रन्स निकालने हैं। ठीक है, फिर आपकी इनिंग्स निकालनी है। ठीक है, और फिर आपको जो है सेंचुरीज निकालनी है।
क्लियर हुआ। ये तीनों चीज़ें आप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को निकालना पड़ेगा, तब ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं और तभी आपका सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसे होगा, जैसे कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, तो उस तरीके से ही इसको करना है सॉल्व। अब आप देखें यहाँ पे, देवेंद्र हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, ठीक है। देवेंद्र का जो स्कोर है वो सेंचुरी में हाईएस्ट नंबर पे है, बट हैज़ नॉट टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स अमंग देम। लेकिन इनिंग्स से क्या है आपका, सेंचुरी में हाईएस्ट नंबर पे है, लेकिन इनिंग में आपका जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर पे है आपका कौन, देवेंद्र, ठीक है। तो इनिंग्स में आपको क्या करना है, ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बैट्समैन दिए हुए हैं आपके। सेम ऐसे ही ले लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले लें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये जो है आपने बहुत ही पास ले लिया है, इनको आप देखें थोड़ा दूर लें तो आपको खुद से क्लियर होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है टोटल रन्स, इतना क्लियर हुआ। टोटल रन्स में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सेकंड में लेना है आपको इनिंग्स, ये 5 बैट्समैन यहाँ पे भी होगा इनिंग्स में, और सेंचुरी में भी आपके 5 बैट्समैन होंगे। ये आपका ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देखते चले कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। देवेंद्र हैज सेकंड स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, ठीक है, बट हैज़ नॉट टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स अमंग देम। तो यहाँ पे आपका जो है सेंचुरी में आपका देवेंद्र हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, देवेंद्र जो है वो सेंचुरी में हाईएस्ट नंबर पे होगा, तो यहाँ पे आपका देवेंद्र होगा, ठीक है, हाईएस्ट पे, और यहाँ पे होगा इनिंग्स में सेकंड हाईएस्ट पे। ये क्लियर हुआ। फिर आप नेक्स्ट में जाते हैं तो द पर्सन हु स्कोर लीस्ट टोटल नंबर्स टेक्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, द पर्सन हु स्कोर लीस्ट टोटल रन्स takes the highest number of innings. The person who has taken least innings has also made least number of century. जो टोटल नंबर पे लीस्ट इनिंग पे आएगा, ठीक है, लीस्ट इनिंग पे आएगा वही टोटल नंबर में हाईएस्ट सेंचुरी पे होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अभी इसको आप नोट करते चले, ठीक है, क्या क्या वो बोल रहा है ये दिमाग में रखें आप। उसके बाद क्या बोलता है, ये अरुण टेक्स लेस इनिंग्स देन चिराग एंड ईरान, ठीक है। अरुण जो है आपका वो चिराग और ईरान से जो है आपका छोटा है, ठीक है। लेस इनिंग, लेस में आएगा आपका कौन, अरुण, ठीक है। तो अरुण आएगा सबसे पहले, फिर चिराग आएगा और फिर उसके बाद आएगा ईरान, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो आपका इनिंग्स में होगा वो होगा अरुण, लीस्ट इनिंग, फिर चिराग,
और फिर ईरान। इनिंग में आपने क्लियर किया। अब सिर्फ एक बचता है और इनिंग में आपका सिर्फ एक भूपेश ही बच रहा है, तो भूपेश आप यहाँ पे लिख लें। अब एक पॉइंट है इससे पहले जो था आपका, जिसका इनिंग में हाईएस्ट नंबर पे आता है, ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ ये पॉइंट्स, ये, ठीक है, ये जो है आपका जिसका स्कोर इनिंग में हाईएस्ट नंबर पे आता है वो जो है टोटल नंबर ऑफ लीस्ट इनिंग्स टेक्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स। तो यहाँ पे वो जो है फर्स्ट में आएगा भूपेश। तो भूपेश आपका ये फर्स्ट में तो हो गया, ठीक है, इसमें आता है, तो ये जो है इसका टोटल नंबर में आपका ये लीस्ट पोजीशन पे आएगा भूपेश, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ईरान टेक्स लेस इनिंग देन भूपेश ओनली भूपेश एंड देवेंद्र, ठीक है, ईरान जो है लेस इनिंग किसका है, देवेंद्र और भूपेश। तो ठीक है, देवेंद्र भूपेश से लेस ही है, ये छोटा ही है, ठीक है, तो इसमें आंसर आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी बनेगा। तो ये आप देखते रहे, इसकी लेस इनिंग थी। अब यहाँ पे जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलता है ये देखते चले आप। सेंचुरी, चिराग स्कोर्स टोटल रन्स मोर देन देवेंद्र बट स्कोर लेस नंबर ऑफ सेंचुरी देन भूपेश एंड देवेन, ठीक है। टोटल रन्स में चिराग का स्कोर जो है वो देवेंद्र से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ पे रखोगे चिराग को, ये आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आगे और बढ़ते चलो। क्या बोलता है क्वेश्चन, ईरान स्कोर टोटल रन्स मोर देन ओनली भूपेश, सिर्फ भूपेश से बड़ा है कौन, ईरान। तो यहाँ पे ही आपका ईरान होगा, टोटल नंबर पे बोल रहा है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, ईरान टेक्स लेस इनिंग देन देवेंद्र एंड हैज स्कोर्ड मोर सेंचुरी देन ओनली अरुण। ईरान जो है आपका सिर्फ और सिर्फ किससे लेस है, देवेंद्र से लेस है, तो यहाँ पे आपका देवेंद्र आ जाएगा, ठीक है। फिर सेंचुरी ओनली अरुण, मोर सेंचुरी यहाँ पे होगी, सिर्फ एक बच रहा है अब यहाँ पे, तो वो है आपका चिराग, ठीक है। ये भी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये दोनों टोटल रन्स और इनिंग्स क्लियर हो गई। अब सेंचुरी को कैसे क्लियर करोगे, ये देखो, ईरान टेक्स लेस इनिंग्स देन देवेंद्र, ठीक है, एंड हैज़ स्कोर्ड मोर सेंचुरी देन ओनली अरुण, और सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ अरुण से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अरुण सेंचुरी में, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ईरान, फिर चिराग, और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, भूपेश, ठीक है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन पे आपने रीड किया था, उसमें दिया हुआ है सारे हमने किस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया है, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपको ऐसे करना है, टोटल रन्स, इनिंग्स और सेंचुरी को आपको निकालना है इस पजल को रीड करके, ठीक है। उसके बाद आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर को निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अमंग द फॉलोइंग पर्सन
हु स्कोर हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल रन्स। टोटल रन्स में आपको बताना है कौन हाईएस्ट नंबर पे है। तो आपको किस तरीके से देखना है ये आप देख लो। तो टोटल नंबर पे आपको हाईएस्ट पोजीशन पे कौन दिख रहा है, टोटल रन आपके कहाँ पे ये है, ठीक है। टोटल रन्स पे हाईएस्ट पोजीशन पे आपका सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो है आपका अरुण, ठीक है। तो अरुण है आपका हाईएस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे उसका आंसर भी वही होगा, अरुण, ये है आपका आंसर, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर बताना है आपको। तो हाईएस्ट लोवेस्ट स्कोर आपके टोटल रन्स में ही होंगे। अरुण और भूपेश के हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर जो है आपके वो टोटल रन्स में है, ओके। तो टोटल रन्स में आपको मिल गए, ठीक है। तो टोटल रन में यहाँ पे अरुण और भूपेश है, एक पेयर है आपका, तो आपको मिल गया, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी पर्सन टेक्स लेस इनिंग देन देवेंद्र टू स्कोर मोर रन्स देन देवेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या इनिंग में बताना है आपको, ठीक है। इनिंग्स में जो है आपका हाउ मैनी पर्सन टेक्स लेस इनिंग देन देवेंद्र, देवेंद्र से कितने पर्सन इनिंग पे हैं, लेस पे हैं आपके स्कोर मोर रन देन देवेंद्र, और देवेंद्र से आपके कितने बड़े हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। इनिंग्स में देखो आप देवेंद्र के बाद जो है उसको 1 2 3 है आपके 1 2 पर्सन से आपके जो हैं देवेंद्र से लेस इनिंग पे हैं। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देवेंद्र से लेस स्कोर पे, तो यहाँ पे आपको मोर देन 2, 2 से ज़्यादा मतलब 3 है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अमंग द टू स्कोर्स 2 पर्सन हु स्कोर थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी में थर्ड हाईएस्ट में कौन है ये आप चेक कर लो। आप सेंचुरी ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट में आपका चिराग है, तो चिराग यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी इसका भी आंसर दे। अमंग द फॉलोइंग पर्सन हु स्कोर मिडिल नंबर ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी में आपका मिडिल पे कौन है, तो मिडिल पे आपका चिराग है, 2 पर्सन उसके पहले हैं और 2 पर्सन उसके बाद पे दिए हुए हैं। तो 2 पर्सन आपके चिराग के पहले और बाद में, मिडिल में आपका चिराग ही दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, चिराग, ठीक है। दोनों ही के आंसर आपके चिराग ही हुए, ठीक है। 29 और 30 क्वेश्चन नंबर में। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पजल है, ठीक है। छोटा सा एक पजल दिया हुआ है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पजल जो है आपका वो क्या है ये आप देखें। 8 पर्सन आर सिटिंग इन आ रो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो कि 8 पर्सन है आपके एक रो पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 पर्सन है और सभी के फेस जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, सभी जो है आपके नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब देखें यहाँ से, ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ अनुज, ठीक है। अनुज के राइट में, ठीक है, 2 पर्सन है, तो यहाँ पे ही आपका अनुज आएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो है क्लियर बोल दिया अनुज के राइट में, और डायरेक्शन उसने नॉर्थ बोल दिया, तो उसमें आपको हमारा जो राइट है वो इसका राइट होगा, हमारा जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है अनुज की पोजीशन यही आएगी। उसके बाद जो है आपके 2 पर्सन्स दिए हुए हैं राइट में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 2 पर्सन सिट बिटवीन अनुज एंड भूपेश, अनुज और भूपेश के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे तो हो नहीं सकते, यहाँ पे ही होंगे। तो अनुज ये है 1 2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भूपेश। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए मैं इसके पॉइंट्स को नोट नहीं कर रही हूँ, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, फिर 3% सेट बिटवीन चारू एंड गरिमा, चारू और गरिमा के बीच में आपके जो है 3% है। अगर आप यहाँ पे गरिमा लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी 3 और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी चारू। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ईशा एंड गरिमा आर इमीडिएट नेबर ऑफ भूपेश, मतलब कि गरिमा यहाँ पे ही होंगी और ईशा यहाँ पे होंगी। आप क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि इसकी पोजीशन तो सेम हो गई, यहाँ पे आपने अगर गरिमा को ले लिया, गरिमा को यहाँ पे लिया तो 3% छोड़कर 1 2 3 के बाद आपका चारू है। अगर आप यहाँ पे गरिमा लेते तो 1 2 3 और यहाँ पे जो कि आपका पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके प्लेस पे आप चारू को नहीं ले पाते क्योंकि अनुज का जो प्लेस है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ईशा जो रहेंगी वो भी भूपेश के इमीडिएट नेबर पे है, तो यहाँ पे ईशा की पोजीशन भी फिक्स हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देविका सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशा, ईशा यहाँ पे है, देविका आपकी कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे ही आएंगी। ईशा के इमीडिएट लेफ्ट में आपकी कौन है, देविका है। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, फिर फरीन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हीरेस। ठीक है, फरीन जो है सेकंड राइट में है हीरेस के, तो यहाँ पे आपका हीरेस होगा फर्स्ट, सेकंड राइट में यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी फरीन। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, सब में आपने जो है अरेंजमेंट कर भी दिया। देविका, ईशा, भूपेश, गरिमा, हीरेस, अनुज, फरीन और चारू। ठीक है, सारे आपके क्लियर हो गए और हमारा जो पजल था वो सॉल्व भी हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग राइट ऑफ गरिमा, गरिमा के राइट में कितने पर्सन हैं, गरिमा आपकी ये दी हुई है, इसका राइट ये होगा 1 2 3 4 पर्सन है गरिमा के राइट में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 4। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ आपको। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 32 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके, उसके आंसर निकालना है आपको। किस तरीके से निकालोगे ये आप देखो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, रूफ टॉप solar power growth has demonstrated an overall positive trend, but this will need to be scaled up massively to achieve the national target assumption। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, assumption दिया हुआ है with ongoing improvements to solar cell efficiency and battery technology, rooftops will only get more attractive in the future। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका मेजर सोलर प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट टू ग्रिड ऑफर फेस द चैलेंज ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, कनेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है आपका अ सर्वे हैज डिटरमाइंड usable rooftops separately them from green space and analysis the quality of the solar resources। ये आपके दिए हुए हैं, तो आपका जो इतना पॉइंट है इससे रिलेट करके आपको ये 3 पॉइंट से देखना है कि इसके लिए कौन सा पॉइंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि रूफटॉप सोलर पावर ग्रोथ जो है आपकी किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटेड हो रही है। ठीक है, उसका पॉजिटिव ट्रेंड क्या है। ठीक है, उससे आपको बताना है कि आप कैसे इसको, इसकी ज़रूरत पड़ी किस तरीके से, यहाँ पे इसमें जो है आप क्या क्या कर सकते हो इसमें। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, तो ये 3 पॉइंट्स में आपको क्या लगता है
फर्स्ट में आपका क्या है, विथ ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स टू सोलर सेल इफिशियंसी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी रूफ टॉप्स विल ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो अट्रैक्टिव है। मेजर सोलर प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट टू ग्रिड ऑफर फेस द चैलेंज ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपका, और ना ही आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट भी आपका कोई यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलो आपका राइट आंसर होगा, यही आपका इससे रिलेट है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है आपका, टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन वी नीड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम वी नीड गुड टीचर्स। टू प्रोवाइड गुड टीचर्स वी अगेन नीड गुड एजुकेशन, ठीक है। In India, there are some good institute too, but most of the student OPT for a job rather than trying the career in teaching field, which requires post graduation as minimum eligibility criteria because they do not get a good salary there, ठीक है। इतना आपका एक दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसको आपने रीड किया और इसको समझ के आपको इनमें से आंसर को निकालना है। तो क्या करोगे आप, ये देखो, द सैलरी ऑफ द टीचर शुड बी हाइक द एनकरेज देम फॉर ऑप्टिंग टीचिंग, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी आ teacher should be graduate rather than post graduation and PhD to become a teacher, and student can get a job even after graduation, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन दी है आपकी, वैसे तो आपको इससे रिलेट करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट आपके ट्रू होंगे, ठीक है। या तो आपका जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर होगा, दोनों ही पॉइंट आपके एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ओके, क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, ये देखें, ये पजल है। सब पजल का आपने टाइप समझो इसमें कि इसका टाइप क्या है। सबसे पहले पजल का टाइप समझते हैं आप। तो टाइप इसका क्या है, 6 पर्सन है। 6 persons आर वर्किंग इन अ कंपनी। देयर डेजिग्नेशन आर चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर FO, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट 6 पर्सन आपके दिए हुए हैं। इसको आपको अरेंज करना है। कैसे आप अरेंज करोगे ये आप देखते चलो, ठीक है। अब आप देखो, फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है आपको, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर एज अबव, दैट इज द पोस्ट ऑफ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, CEO जो है आपका वो फर्स्ट में रहेगा, ठीक है। और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, द पोस्ट ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD। फिर आपका लास्ट में जो है आपका कौन सा रहेगा, FO रहेगा। इतना क्लियर है। दे गेट डिफरेंट एनुअल सैलरीज, इन सबकी अलग अलग सैलरीज हैं, ठीक है। ओनली 2% डेजिग्नेशन इज लोअर देन द डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 7 लाख, जिसकी 7 लाख सैलरी है उससे 2% डेजिग्नेशन जिसका कम है, ठीक है, लोअर है, वो आपका एनुअल सैलरी मतलब 7 लाख से कम होना चाहिए,
ठीक है, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे आएगा आपका 7 लाख। ओके, यहाँ पे आप देख लें 6 पर्सन हैं आपके, और इनके जो हैं कुछ डेजिग्नेशन भी दिए हुए हैं। सिक्स पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पर्सन हुए। यहाँ पे आपका क्या हुआ, CEO, CMD, MD, GM, CFO, FO। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट, ठीक है, कि जो है आपका थर्ड पोजीशन पे आपका क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ है, जिसका ओनली 2% डेजिग्नेशन इज लोअर देन डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 7 लाख, जिसकी 7 लाख सैलरी है उससे कम जो है 2% बस होने चाहिए। तो 1 2 यहाँ पे आपका जनरल मैनेजर में उसकी सैलरी को आप कर लें 7 लाख। सेम यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में भी वही करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, दोनों को लेकर चलें आप। ओके, फिर उसके बाद क्या, देयर आर एज मेनी पोस्ट above the post of person whose annual salary is 14 lakh as below the post of the person whose have 7 year experience। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये आप देखें, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, 14 लाख से ज़्यादा जो है जिसकी सैलरी है वो 7 ईयर वाले पर्सन से कम होगी। ठीक है, एक ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब 7 ईयर कहाँ पे आता है ये अभी आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप नोट करोगे अब यहाँ से, एनुअल सैलरी ऑफ CEO इज 6 लाख। CEO की एनुअल सैलरी क्या है, 6 लाख है। तो यहाँ पे CEO की एनुअल सैलरी 6 लाख, ये कंफर्म हुई। सेम यहाँ पे भी 6 लाख, ये भी कंफर्म हुई। ठीक है, इतना जो क्लियर डेटा है वो आप कंफर्मेशन में लेते चलें। देयर आर 3 पोस्ट इन बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एक्सपीरियंस आर 4 ईयर एंड 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोस्ट बिटवीन द 4 ईयर और 5 ईयर। ठीक है, तो 4 ईयर और 5 ईयर के बीच में आपके 3 पोस्ट रहेंगे, 4 ईयर, 1 2 3 और 5 ईयर। ये आपके पॉइंट्स नोट करते चलें, आप क्लियर होते चलोगे कहाँ पे किस तरीके से अरेंजमेंट करना है हमको। पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख, जिसकी एनुअल सैलरी 14 लाख है, वो जस्ट हायर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ पर्सन हुज हैव इज 6 years एक्सपीरियंस एंड जस्ट लोअर देन पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 year एक्सपीरियंस। ये आपका क्या बोलता है ये पॉइंट, जिसकी 14 लाख सैलरी है, ये जो है वो 8 ईयर वाले सैलरी से सबसे ऊपर होगा, 8 ईयर वाले पर्सन से, और ये 6 ईयर वाले पर्सन में सबसे नीचे होगा। ऐसे आपका ये पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है ये देखें, 2 पर्सन आर बिटवीन पोस्ट द पर्सन हु हैव 3 years एंड 8 year। 3 ईयर और 8 ईयर के बीच में आपके जो हैं 2 पर्सन होंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें, पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 5 लाख हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंड लोअर देन द पर्सन सैलरी एनुअल सैलरी इज 4 लाख। तो यहाँ पे आपका जो है 9 लाख और 4 लाख सैलरी पे नहीं होगा।
जिस पर्सन की 9 लाख सैलरी है उसकी 4 ईयर जो है आपका नहीं होगा। फिर पर्सन हुज लाइक 9 ईयर डजेंट हैव 4 ईयर एंड 4 ईयर, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये आप देखें। $14 लाख आपका कहाँ पे आ सकता है, 7 ईयर्स के नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलता है 4 ईयर और 5 ईयर के बीच में आपका 3% होने चाहिए। ठीक है, 4 ईयर और 5 ईयर के बीच में 3% होने चाहिए। अगर आपने एक बार 6 ईयर्स को यहाँ पे लिया, 6 ईयर जैसे ही आप यहाँ लेते हो तो यहाँ पे आपका 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, 9 लाख आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि और यहाँ पे अगर आप 6 ईयर्स लेते हो इसके ऊपर आपका 14 लाख और उसके ऊपर आपका 8 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 14 लाख लिया और यहाँ पे 8 ईयर आना चाहिए। ठीक है, सेम आप यहाँ पे करें तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 6Y लिया है तो ये 14 लाख ले लें। ठीक है, और यहाँ आपका 8 ईयर आ जाएगा। अब क्या बोलता है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। 14 लाख और 7Y के 14 लाख के ऊपर जितने हैं उतने ही 7Y के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 लाख के ऊपर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 7Y के ऊपर होंगे, मतलब 7Y आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखो 14 लाख के ऊपर जो है 1 2 है तो 7Y यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। फिर आप ये वाला भी आपका भी नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, 9 लाख जो है 4Y पे नहीं आएगा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। अब 8Y आपको मिल गया है, 8Y और 3Y के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 8Y ये दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे ही आपका 3Y होगा फर्स्ट में। तो अब 8Y ये है 1 2, यहाँ पे 3Y होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। सेकंड केस आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अभी तो ट्रू होते जा रही है। अब 4 लाख और 5 लाख के बीच में आपको कितना चाहिए, 3% चाहिए। ठीक है, 4Y और 5Y के बीच में। अब यहाँ पे देखें 4Y और 5Y कहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप ले लें 4 लाख, फाइव बाय यहाँ पे आपका 5Y हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये भी आपका अभी भी ट्रू नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप एक और पॉसिबिलिटी को लें, अब करें इसका सॉल्यूशन अगेन। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है। अब आप देखें यहाँ पे क्या बोलता है वो, 7 लाख तो यहाँ पे है ही। ठीक है, फिर जो है आपका 14 लाख के ऊपर, अगर आप यहाँ पे 14 लाख के ऊपर 1% है तो यहाँ पे आपका 7Y के नीचे 1% होगा। ये क्लियर हुआ। ठीक है,
फिर आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स को देखते चलें। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ अभी आपका, सेकंड पॉइंट आपका भी इससे क्लियर नहीं हो रहा, ये वाला पॉइंट देखें। 14 मिला, 14 के ऊपर 8y होना चाहिए, तो यहाँ पे ही आपका 8y की पोजीशन होगी और यहाँ पे आपकी क्या होगी, 6y होगा। ठीक है, इसके नीचे आपका 6y होगा। ऐसे आप क्लियर करते चलें, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कैसे हमने सॉल्यूशन किया है। अब ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है वो, कोई लिंक मिल रही है क्या? हाँ, ये 8y और 3y के बीच में 2% है, तो 8y आपका ये मिला, 1 2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। फिर आपका जो है क्या बचता है, ये 4y और 5y के बीच में आपको बताना है कितने 3% है। तो अगर आप यहाँ पे 9 लाख में 4y उसने मना किया है 9 लाख में, तो 5y ले लो 9 लाख में। ठीक है, एक ही आपका पूरा खाली बच रहा है, इसमें ही आएगा, और 9 लाख में 5y, तो 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 4y। क्लियर हुआ? अब आपने यहाँ पे देख लिया कैसे हमने इसका अरेंजमेंट किया है। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है आपका, 5 लाख और 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 लाख हो जाएगा, तो 14 लाख है। ये है आपका 4 लाख। 4 लाख जो है आपका कहाँ पे होगा, 9 lakhs डज नॉट हैव ईयर्स एक्सपीरियंस 4 years। 9 लाख 4 ईयर नहीं है, तो यहाँ पे आपका 4 ईयर हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है 1%, जिसका आपको क्या करना है, 5 लाख की सैलरी है उसकी। क्लियर हुआ? अब सॉल्यूशन आपका हो गया है पूरा। ठीक है, 4y और 5y के बीच में आपके कितनी 3% होने चाहिए, तो आपके ये हैं। ठीक है, और ये आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्लियर हुई। इससे आपको इसके क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप इसके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट सैलरी। लोएस्ट सैलरी किसकी है, तो लोएस्ट सैलरी आप देखें, $9 लाख, लोएस्ट सैलरी 4 लाख 6 ईयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो सैलरी है वो इसकी है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पर्सन हु हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर पर्सन हु इज़ जनरल मैनेजर हैव हाउ मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस। जनरल मैनेजर का जो है आपका कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है जनरल मैनेजर, उसमें आपका कितने ईयर्स है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिया हुआ, आपने चेक किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 ईयर्स। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी पर्सन आर सीनियर देन द पर्सन हु एनुअल सैलरी इज़ 14 लाख। 14 लाख से जो है सीनियर पर्सन कितना है। ठीक है, कितने पर्सन 14 लाख से सीनियर हैं, तो 14 लाख जो है आपका ये दिया हुआ है, इसमें 1% जो है आपका वो 14 लाख से सीनियर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल सैलरी ऑफ द पर्सन हु इज CFO। ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ द पर्सन हु इज CFO। CFO की एनुअल सैलरी आपको बताना है। CFO आपका ये दिया हुआ है, इसकी एनुअल सैलरी 5 लाख है और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 लाख राइट आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू। इसमें से बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपका वो ट्रू है। CFO 5 लाख ये तो ट्रू है, MD 6 लाख नहीं, MD का 6 ईयर था,
जनरल मैनेजर का देख लें आप 7 ईयर है क्या, और CMD 4 लाख है क्या। ठीक है, CMD जो है आपका वो 4 लाख नहीं है, और जनरल मैनेजर जो है आपका वो 7 लाख 3 ईयर। इसमें से कोई दिख रहा है आपको? नहीं है, जनरल मैनेजर का 7 ईयर है, जो कि नहीं है। सिर्फ CFO है जो 5 लाख है, वही आपका कॉम्बिनेशन आपका ट्रू है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका उसको रीड करना है और आंसर्स आपके निकालने हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में एक कंपनी के बारे में बताया गया है, पंक्चुअलिटी एंड सीनियरिटी आर वन ऑफ द की पॉइंट्स which will surely reviewed, or hard work and dedication towards work will be applauded. फिर just the quantity just to quantify an amount is the salary package of employee with number reason will not be entertained. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको रीड करना है और इसको समझ के आपको आंसर्स निकालने हैं। इनमें से आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट पे कौन सा स्टेटमेंट आपके फॉलो हो रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पंक्चुइंग मशीन ऑफ ऑफिस विल बी इवेल्युएट बाय HR। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, देयर विल बी मिनिमम 10% इंक्रीमेंट फॉर डिजर्विंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ये आपका नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो वो है बोल रहा है कि इसका इंक्रीमेंट करो, ऐसा नहीं है। जो आपका पहले से डिसाइड है, ठीक है, जिस तरीके से आपका डिसाइड है कि इसको जो है इतनी सैलरी मिलनी चाहिए तो वो उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको सैलरी दो। ठीक है, सम ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी हैव डन ट्रीमेंडस जॉब विथ कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपके रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट फॉलो ही आपको राइट आंसर होगा। ठीक है, पंचिंग मशीन ऑफ ऑफिस विल बी एवेल्युएट बाय HR। यहाँ पे आपको पंचिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। पंचिंग मशीन होगी अगर ऑफिस में तो वही एवेल्युएट कर सकती है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस द स्टेटमेंट गिवन बाय मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। इंक्रीमेंट ऑफ 15% हैज़ बीन डन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ हु 1 ईयर कंप्लीटेड। 1 ईयर कंप्लीट के बाद 15% का आपको कम से कम इम्प्लीमेंट देना चाहिए एम्प्लॉय को। बिल्कुल, इसमें ये तो ट्रू है। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस चार्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय लीडर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, उसके प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है आपका डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके बेस पे आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए सैलरी को। रिलैक्सेशन टाइम फॉर लेट कमिंग ऑफ टू 40 मिनट इन ईयर दैट इज ऑफ 10 मिनट्स ट्वाइस इन अ मंथ इज गिवन टू ऑल एम्प्लॉय। नाइस, ये तो आपका रॉन्ग है। फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा इसका। फर्स्ट ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर लेट कमिंग टू 40 मिनट्स इन ईयर दैट इज ऑफ 10 मिनट्स ट्वाइस इन मिनट इन गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज। नहीं, ये आपका ट्रू है। थर्ड, ठीक है, सेकंड आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसकी प्रोफिशिएंसी और इसके जो है आपके किस तरीके से परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होता है। सेकंड आपका रॉन्ग है। फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखें बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। ओके, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा दिया हुआ है ये आप देखें। यहाँ पे दी हुई है 9 टेबल्स हैं। पजल का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
सॉल्यूशन कैसे करना है ये आप देखते चलें। सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 टेबल हैं तो आप 9 तक बॉक्स बना लोगे, उसके बाद उसका अरेंजमेंट करते चले जाओगे। ठीक है, तो आपको जो है सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने किया। ठीक है, तो यहाँ से देख लें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर्सन्स आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अरेंज करते चलें। फर्स्ट में आपका क्या बोला है ये आप देखें। सबसे पहले पॉइंट्स नोट करेंगे अपन, फिर आपका अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉटम मोस्ट नंबर इज़ 1, टॉप मोस्ट नंबर इज़ 9, ये क्लियर हुआ। फिर नोट में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पेन्स इन अ टेबल इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ प्लेस number of the table which is kept immediately above, that is number of pens table is kept the bottom equal to multiple is 2 4 6 and so on। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है बॉटम के जो नंबर्स हैं उसमें 2 4 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ पेन्स इन द टेबल विच इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट, मतलब 9th पोजीशन पे होगा जो उसमें 10 20 और 30 एंड सो ऑन इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें आप इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ओनली 2 टेबल आर कैप्ट बिटवीन द टेबल हैविंग 42 एंड ए। ठीक है, 42 और ए के बीच में आपके जो है 2 टेबल हैं, तो यहाँ पे 42 1 2 ए फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, टेबल आई इज कैप्ट एट द ऑड नंबर पोजीशन बट इमीडिएटली बिलो टेबल एफ। आई जो है वो ऑड नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, और जो है आपका एफ से आपका नीचे है। ठीक है, एफ से नीचे है। इतना क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है देखते चलें आप। यहाँ तक हुआ। ठीक है, देयर इज ओनली 1 टेबल इज कैप्ट बिटवीन टेबल ई एंड टेबल 25। टेबल ई और 25 के बीच में 1 टेबल है, ये भी क्लियर किया। 4 पॉइंट क्या दिया हुआ है, टेबल डी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव द टेबल कंटेनिंग 63। ठीक है, तो 63 के इमीडिएट अबव में कौन सा है, डी है टेबल। ठीक है, टेबल ई डज नॉट कंटेन 63। टेबल ई जो है आपका वो 63 नहीं है। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। 6th पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ पेन्स इन टेबल जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स डी एंड टेबल आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि डी जो है आपका वो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल क्या होगा, जी। ठीक है,
7th पॉइंट आपका क्या है, टेबल बी इज केप्ट अबव टेबल हैविंग पेन्स 8। ठीक है, तो बी जो है आपका वो ऊपर है, कौन से नंबर पेन से, 8 नंबर ऑफ पेन से। ये भी क्लियर हुआ। 8th पॉइंट नोट करें अब आप, टेबल जी कंटेन्स 21 लेस पेन देन टेबल ए कंटेन्स। ठीक है, तो जो है जी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू ए माइनस 21, ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, फिर से नोट करें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओनली 3 टेबल आर केप्ट बिटवीन डी एंड टेबल कंटेनिंग 12 पेन्स। ठीक है, डी और 12 पेन के बीच में आपके 3 बॉक्स हैं, डी 1 2 3 और 12। ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट में मोर देन 3 टेबल्स आर केप्ट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में आपके जो है मोर देन 3 टेबल्स कंटेन होंगे। ठीक है, 11th पॉइंट क्या है, टेबल हैविंग पेन्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज केप्ट इमीडिएटली अबव टेबल सी। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर जो है 3 का 9 होता है, तो इसके अबव में क्या होगा आपका, सी होगा। टेबल जिसका 9 होगा वहाँ पे उसके परफेक्ट अबव में जो है, तो 3 आपका ये दिया हुआ है, ये 3 है, यहाँ पे आपका जो है जो भी दिया हुआ है उसके नीचे जो है वो 9 होगा, यहाँ पे भी और इसके नीचे ही आपका सी होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है पॉइंट, द नंबर ऑफ पेन्स डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स इन टेबल एच एंड द टेबल विच इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो जो है आपका यहाँ पे किस तरीके से आएगा ये आप देखें। द नंबर ऑफ पेन्स डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द number of pens sum of the h and second position पे जो भी आता है वो। ठीक है, C के ऊपर जो है 9 होना चाहिए। ये है आपका 12th पॉइंट। ये इतना आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखें आप किस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलेगा, कैसे आप इसका सॉल्यूशन करते हो ये आप देखो। दोनों पॉसिबिलिटी आपने ले ली, यहाँ पे सी के ऊपर 9 भी ले लिया, ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब क्या दिया हुआ है आपको, जहाँ से ये कनेक्टिविटी मिलते जाएगी आप करते चले जाएं। ठीक है, सी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लें आप सी सी 1 2 3 4 और एच। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सी 1 2 3 4 और यहाँ पे एच। ये क्लियर हुआ। दोनों पॉसिबिलिटी में भी हम सेम चल रहे हैं। अब आपका जो है ये वाला भी पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है, एच और 12 के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तो एच और 12 के बीच में 2 पर्सन ये वाला पॉइंट है आपका। तो एच ये दिया हुआ है और 12 कहाँ पे होगा आपका, ये आप देखें
h और 12 के बीच में 2% होना चाहिए। तो h ये है 1 2, यहाँ पे हो सकता है एक बार 12 और एक बार नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे देख लें h 1 2, यहाँ पे आपने ले लिया एक बार 12 को और एक बार 1 2 यहाँ पे ले लिया 12 को। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे 12 और d के बीच में 3% दिए हुए हैं, ये बोल रहा है वो। ठीक है, और d माइनस आई करेंगे तो g आना चाहिए 6th पॉइंट में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते चलें आप कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। d और 12 के बीच में 3% है, d आपको नहीं मिला, 12 मिला है, 3% होने चाहिए, 1 2 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ से 12 है, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा आपका d। क्लियर। फिर नेक्स्ट ये आपका ये भी क्लियर हुआ। अब d जो है आपका h प्लस सेकेंड पोजीशन का इक्वल होगा। ठीक है, तो h आपका अभी ये दिया हुआ है और सेकेंड पोजीशन आपकी 9 है, मतलब 9 9 जा 81 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, e और 25 के बीच में 1% होना चाहिए और e जो है वो 63 नंबर पे नहीं होना चाहिए। तो h आपका यहाँ पे हो चुका है, e और 25 के बीच में 1%। अगर आप यहाँ पे लेते हैं e तो 1%। ठीक है, यहाँ पे आपका 25। ठीक है, ये किया तो आपका ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। e जो है आपका वो 63 नंबर पे नहीं होगा और 63 के ऊपर d होना चाहिए। d आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, तो h जो है वो 63 हो जाएगा। सेम यहाँ पे h जो है वो 63 हो जाएगा। अगर आपने e यहाँ पे लिया तो आपका e 1 का गैप यहाँ पे होगा 25। ठीक है, क्लियर चल रहे हैं अभी आप। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आपको ये देखना f और i जो है आपका वो ऑड नंबर पे है। अब आप देख लें ऑड नंबर पे i जहाँ पे भी होगा वो i सिर्फ ऑड नंबर पे 3 बच रहा है और 9 बच रहा है, तो i जो है ऊपर तो होगा नहीं, यहाँ पे ही होगा। एक बार i को आपने यहाँ पे ले लिया एक ऑड पे और एक बार i को आपने यहाँ पे ले लिया एक ऑड पे। ठीक है, i के ऊपर जो है आपका f होना चाहिए, तो i के जस्ट अब मैं f ये हो गया। i के ऊपर आप f नहीं ले सकते, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी अभी तक सही चल रही है। अब आप देखें 42 और a के बीच में आपके 2% होने चाहिए। अब 42 आप कहाँ पे लोगे, ये देखो f जो आपको ये मिला यहाँ पे एक दिया हुआ था, f b जो है वो ऊपर है 8 के। ठीक है, f का अभी कोई रिलेशन नहीं है आपका। ठीक है, g इक्वल a माइनस 21 होना चाहिए। अगर आपने a लिया 81 को, ठीक है, 81 में से आपको 21 माइनस करोगे आप
तो आपका जी हो जाएगा, मतलब कि 60 आपका जी होगा, और जी अगर आपने यहाँ पे लिया तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 अगर आपने वहाँ पे ले लिया है तो जी जो है डी माइनस आई भी होना चाहिए। डी आपका क्या है, नहीं दिया, जी आपका 60 दिया हुआ है और आई आपका 12 दिया हुआ है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दें तो हो जाएगा डी। 60 में आपने 12 को प्लस किया मतलब 72 आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, 60 में आपको 12 प्लस करना है तो यहाँ पे आपकी 72 आ जाएगी वैल्यू किसकी, डी की, क्योंकि आपको डी की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पता नहीं थी, जी और आई की वैल्यू पता थी, तो इसमें आपने सॉल्व किया, डी को इस तरफ लेके जी प्लस आई किया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 72 आपकी डी की वैल्यू है। ओके, उसके बाद आपका सिर्फ एक बच रहा है पूरा खाली। ठीक है, अब बी 42 और ए के बीच में 2% है, तो यहाँ पे ए आपका ये दिया हुआ है 1 2 और यहाँ पे ही आपका 42 होगा। ठीक है, 42 ये हुआ जैसे ही आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि बी ऊपर है 8 के, तो सी हो जाएगा आपका 8। ठीक है, क्लियर हुआ। आपने जो है इस पजल को सॉल्व कर लिया है। अब आप जो है इसके आंसर को निकालोगे, कैसे निकालोगे ये आप देखो। इसके आंसर हम निकालते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स 42 पेन्स। 42 पेन्स कौन सा टेबल है, तो यहाँ पे देख लिया आपने 42 कहाँ पे दिया हुआ है, ये 42B। ठीक है, तो बी टेबल बी आपका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी टेबल्स आर केप्ट अबव टेबल एफ। एफ के अबव में बताना है कितने टेबल्स हैं, तो एफ आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टेबल जो हैं आपके एफ के ऊपर हैं, तो यहाँ पे 5 आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, नंबर ऑफ टेबल्स बिटवीन आई एंड द टेबल हैविंग 63 पेन्स इज सेम एज द नंबर ऑफ टेबल 8 एंड टेबल। ठीक है, बी एंड टेबल्स। ठीक है, आई और 63 के बीच में जितने पेन्स हैं, आई और 63 के बीच में 1 2 हैं, तो उतने ही बी और 1 2 ए यहाँ पे भी हो सकता है, बी 1 2 ए यहाँ पे भी हो सकता है, तो 9 या 81 होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आपका वो होगा 81 पेन्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, टेबल एफ कंटेन्स हाउ मेनी पेन्स। एफ में कितने पेन्स हैं, एफ ये दिया हुआ है 25 पेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द टेबल्स ए जी और आई। ए जी और आई को आपको टोटल करना है। देख लो आप यहाँ पे, ए आपका कितना है 81, जी आपका कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, इन दोनों का टोटल क्या हुआ, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 21 हुआ ये। ठीक है, उसके बाद आपका आई 10 और जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पे 30 32 और 1 33, मतलब कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ए जी आई का। ए आपका 81 दिया हुआ है। ठीक है, जी आपका 60 दिया हुआ है और आई जो है आपका वो दिया हुआ है 12, 2 और 1 3। ठीक है,
8, 9, 10 और 5, 15, 1, 5, 3 इसका आंसर होगा फर्स्ट। तीनों को ऐड करना था, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर में आपका क्या दिया हो, इसमें भी आपको सेम इस स्टेटमेंट को रीड करना है और इसका आंसर निकालना है। देखें आप, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बेंगूसराई आ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार विच हैज़ सीन द फेस ऑफ kidnapping, extortion, murder to the industrial city of Bihar. Nowadays, there are 4 major industries in Bengalsarai. Growth rate of same यही statement है, बेंगूसराई is top amongst all district of Bihar and 5th among all district of India in the year. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये आप देखें, अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड इज बेंगूसराई। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी एम्प्लॉयज़ की, वो उसको इंक्रीज करना चाहिए। ये बोल रहा देयर इज़ नो केस ऑफ मर्डर, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन इन 2017 पे आपके जो है कोई भी केस मर्डर और किडनैपिंग नहीं हुआ था। People of Bengusarai are hard working and keen to go forward. Fourth point है, top industries of India are desires to have their industry in Bengusarai, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर देना है ये आप देखें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इस आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फर्स्ट जो है वो केस ट्रू है। और थर्ड केस को आप चेक करो, थर्ड केस में क्या है, पीपल ऑफ बेंगूसराई आर हार्ड वर्किंग एंड कीन टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। ये दोनों ही आपके ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी तो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ कोई भी मर्डर और किडनैपिंग एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि हुआ था, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट पे। तो यहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड थर्ड दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर है, ओके। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, इसके स्टेटमेंट को आप रीड करें। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, स्टार्ट टू थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ हॉलीडे। अ ट्रेन जर्नी कैन गिव on a better view of place on the way which an air journey cannot give. You can walk around whenever you want, meet other travelers and locals, relax and watch the landscape, go peacefully by train. Travel is both a beautiful and affordable way to see the country, and no trip is more scenic than trip by trains, ठीक है। इतना आपका एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के आपको समझना है और इसके क्वेश्चन के आंसर को आपको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हो, वाइल गोइंग फॉर अ हॉलीडे पीपल वांट टू एंजॉय द व्यू ऑफ प्लेसेस ऑन द वे, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ, पीपल शुड नॉट ट्रेवल बाय एयर व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो आपका आंसर जो है वो नन फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके इस जर्नी से कोई भी जो है इस इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनली नन फॉलोज आंसर होगा, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो हमको इसको बनाना है, ओके। अब देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एट द रेट मीन्स आपको क्या दिया, पी इज पेरेंट ऑफ यू, ठीक है, ईदर मदर और फादर, ठीक है। ये दोनों आपके हो सकते हैं, ठीक है।
पेरेंट में। ओके, फिर आपका हैज़ का मतलब सिस्टर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब ग्रैंड चाइल्ड है, परसेंट का मतलब ब्रदर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एंड का मतलब सन इन लॉ है, और स्टार का मतलब वाइफ दिया हुआ है, कॉपीराइट का मतलब आपका मदर दिया हुआ। ठीक है, ये आपका फैमिली में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने यहाँ पे दे दिया। अब आपको ये जो है आपका एक एक्सप्रेशन है, इससे एक फैमिली ट्री बनाना है और इसके 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स को निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ ये देखें, उमा और गौरी। ठीक है, उमा @ गौरी, @ मीन्स आपका क्या है, पेरेंट है। ठीक है, तो उमा इज पेरेंट ऑफ गौरी, यहाँ पे बना लें, उमा इज पेरेंट ऑफ गौरी। ठीक है, कोई भी ले लें, इधर मदर और फादर। अभी हमने फादर लिया है, अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, गौरी हैज़ जीतू। गौरी हैज़ जीतू मतलब कि यहाँ पे हैज़ का मतलब चेक करो, हैज़ सिस्टर है। ठीक है, तो गौरी जो है वो जीतू की सिस्टर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनकी सेम जनरेशन हो जाएगी, गौरी और जीतू। फिर चित्रा एंड ईशा, चित्रा एंड का मतलब आपने देखा यहाँ पे सन इन लॉ है, चित्रा ईशा का क्या है, सन इन लॉ। ठीक है, तो अभी आप इसको स्किप करें, जो आपको मिलता है पहले उसको आप करें। अब ये वाला भी पॉइंट स्किप है, फिजा हेमा भी स्किप है, हेमा चित्रा भी स्किप है। गौरी से ये देखें, गौरी स्टार फिजा। ठीक है, तो स्टार का मतलब आपका वाइफ दिया हुआ है, गौरी जो है आपकी वो फिजा की वाइफ है, तो यहाँ पे वाइफ ऑफ गौरी, किसकी, फिजा की। नाम पे ना जाए, ठीक है, नाम आपके कैसे भी दिए रहते हैं, इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट है आप बस वो देखें। ओके, अब आप देखें यहाँ पे फिजा परसेंट हेमा। ठीक है, परसेंट का मतलब आपका ब्रदर दिया हुआ है यहाँ पे, तो फिजा जो है हेमा के ब्रदर हैं, ये हुआ। ठीक है, फिर हेमा आपको जैसे ही मिलती है तो हेमा परसेंट फिजा। ठीक है, हेमा परसेंट फिजा मतलब कि आपका ब्रदर हुआ, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हेमा एक बार और दिया हुआ है, ये हेमा जो है @ बोला, @ का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेरेंट। हेमा जो है भोला के पेरेंट हैं, अभी नहीं पता इधर मदर और फादर क्या है। ठीक है, अब क्या मिलता है फिर, चित्रा और हेमा, स्टार मतलब वाइफ, हेमा की वाइफ है चित्रा। ठीक है, तो हेमा ये दी हुई है। ठीक है, हेमा वाइफ ऑफ चित्रा। क्लियर हो रहा है कैसे हम बनाते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब हेमा जो है आपके कॉपीराइट मीन्स मदर है। ठीक है, तो हेमा मदर है किसकी, ईशा की। तो हेमा और चित्रा जो पेरेंट है आपके, ये आपका वो हुआ, इनकी मदर जो है हेमा है, और इनकी जो मदर है। ठीक है, तो हेमा मदर इज ईशा, तो यहाँ पे आपकी ईशा हो जाएंगी। ठीक है, ईशा हो गई। ईशा भोला की क्या है, डॉलर मतलब ग्रैंड चाइल्ड, भोला की ग्रैंड चाइल्ड है ईशा, तो भोला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्लियर है, ग्रैंड चाइल्ड है भी। फिर नेक्स्ट क्या है, जीतू के
जो है आपकी मदर है देव की। जीतू मदर है अनु की। ये क्लियर होते जा रहे हैं आपके पॉइंट, ठीक है। और अनु डॉलर, डॉलर का मतलब ग्रैंड चाइल्ड दिया हुआ है। अनु डॉलर देव, अनु ग्रैंड चाइल्ड है देव का, तो इन दोनों का चाइल्ड होगा क्या, देव, इनका चाइल्ड, ठीक है, इन दोनों का चाइल्ड है। और अनु का जो है देव ग्रैंड चाइल्ड है। अब देव और ईशा के बारे में कहीं कुछ दिया है क्या, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। ईशा ये दी हुई है, हेमा और ईशा, हेमा की यहाँ पे आपकी ईशा होगी, ठीक है। बुरा वाइफ ऑफ ईशा, ये आयशा है, ठीक है। आयशा और ईशा में कंफ्यूजन ना करें आप। इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, ठीक है, सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं यहाँ पे। अब आप देखें कैसे आप इसका अरेंजमेंट करोगे और इसका आंसर दोगे। आपने यहाँ पे फैमिली ट्री बना लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ देव इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ फिज़ा, देव जो है अगर सिर्फ फिज़ा का चाइल्ड है तो देन हाउ इज़ देव रिलेटेड टू उमा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये देखें आप, देव जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फिज़ा का चाइल्ड है, फिज़ा का ग्रैंड चाइल्ड है देव। तो देन हाउ इज देव रिलेटेड टू उमा, देव और उमा का क्या रिलेशन है, तो नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा है। ग्रैंड सन, सन डॉटर और ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन, इसका आंसर होगा इफ़ अनु हैज़ ओनली वन सन, अनु अगर एक ही सन है, देन हाउ इज़ जीतू रिलेटेड टू फिज़ा, जीतू और फिज़ा का क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर ग्रैंड सन अनु जो है सिर्फ एक ही सन होगा तो जीतू और फिज़ा का क्या रिलेशन होगा, सन इन लॉ का, सन इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ का, है ना, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होगा इसका। क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देव हैज़ नो सिबलिंग एंड भोला हैज़ नो ग्रैंड डॉटर, देन हाउ इज़ आयशा रिलेटेड टू चित्रा। यदि कोई भी सिबलिंग नहीं है देव का और भोला का, ठीक है, और ना ही ग्रैंड डॉटर है, हैज़ नो ग्रैंड डॉटर, तो आयशा और चित्रा का क्या रिलेशन होगा। आयशा ये दी हुई है, चित्रा ये दी हुई है, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए फिर तो। आयशा और चित्रा का, देव हैज़ नो सिबलिंग, देव की कोई भी सिबलिंग नहीं है, एंड भोला, देव एंड भोला, भोला हैज़ नो ग्रैंड डॉटर, भोला अगर ग्रैंड डॉटर नहीं है और देव के कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो हाउ इज़ आयशा रिलेटेड टू चित्रा, तो यहाँ पे चित्रा की आयशा जो है वो सन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट में आपके 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक फैमिली ट्री बनाना था और 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने थे, हो गई। तो यहाँ पे आपने
50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अब आप जो हैं खुद से इनको सॉल्व करें। कैसे आप सॉल्व करोगे? आप इनको इन क्वेश्चंस को लेकर बैठें और यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और फिर सॉल्यूशन लें। ठीक है, आपको यहाँ पे हमारे VN क्लासेस पे सारी सीरीज़ चल रही हैं। ठीक है, तो सारे सीरीज़ में आपको देखना है, एक पजल का सीरीज़ चल रहा है सिंगल। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ये एग्ज़ाम जो आते जाते हैं उसकी सीरीज़ आपकी अलग से चल रही है। कुछ ऑल टाइप के शॉर्ट्स, ऑल टाइप के क्वेश्चन के शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और बेसिक्स सारे क्लियर्स हैं आपके, और सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको एक सीरीज़ में मिलेंगे। तो ऐसे आपके इतने 5 सीरीज़ आपकी चल रही हैं VN क्लासेस पे। तो इन पे आपको जो है देखना है इनके वीडियोस किस तरीके से आप जो है इनका सॉल्यूशन करते हो। आप देखें एक एक वीडियोस को और उसमें आपको पॉज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपका जो है बेसिक क्लियर होता जाएगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी एग्ज़ाम पेपर के साथ। ओके, थैंक यू। VN क्लासेस पे आप ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।